बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम देखने वाले स्टूडेंट्स को अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। जैसे कि मैंने आपको फर्स्ट लेक्चर में बताया था कि हमने डीई का मैथ स्टार्ट करना है। काफ़ी सारे स्टूडेंट्स ने मुझे कहा था कि सर आप पहले सेकंड ईयर का मैथ करवाएं डीई का, तो मैं फिर सेकंड ईयर के मैथ से स्टार्ट कर रहा हूँ इंशाल्लाह। फिर हम इसके साथ साथ ही कुछ अर्से तक फर्स्ट ईयर का भी स्टार्ट कर देंगे। सेकंड ईयर का है मैथ डीई का, उसका फर्स्ट चैप्टर है फंक्शंस एंड लिमिट्स। ओके, क्वेश्चन करेंगे हम, लेकिन उससे पहले इस चैप्टर का कॉन्सेप्ट आज मैंने आपको समझाना है कि फ़ंक्शन क्या है, लिमिट क्या है, इससे रिलेटेड आज हमारा लेक्चर होगा। तो इंशाल्लाह कोशिश करूँगा कि आपको अच्छे तरीके से फ़ंक्शन और लिमिट का समझा सकूँ। तो चलें स्टार्ट करते हैं। फ़ंक्शन बेसिकली होता क्या, यहाँ मैंने डेफिनेशन लिखी है, एवरी इनपुट विच एग्जैक्टली ओनली वन आउटपुट इज़ कॉल्ड फंक्शन। हर इनपुट की एग्जैक्टली ओनली वन आउटपुट हो, मतलब हर इनपुट की यूनिक आउटपुट होनी चाहिए, एक इनपुट की दो आउटपुट्स ना हो। ओके, इसको किस तरह मैं समझाता हूँ आपको। यहाँ फॉर एग्ज़ाम्पल मैं दो सेट लिख लेता हूँ, ए बी सी, और सेकंड सेट है इधर हमारे पास 1 2। दो मैंने सेट लिख लिए हैं। इधर फंक्शन पे हम बात कर रहे हैं, ये आपको याद होना है। तो इनका कार्टेशियन प्रोडक्ट अगर हम लें तो ए क्रॉस बी इज इक्वल टू आएगा ए, पहले फर्स्ट इसका जो है उसका इन दोनों के साथ एलिमेंट्स के साथ होगा, 1 का ए के साथ, ए का 1 के साथ और ए का 2 के साथ। इसके बाद हम बी को ले लेंगे, तो बी का 1 के साथ, इसी तरह हम बी का 2 के साथ। ओके, इसी तरह हम सी को ले लेंगे, सी का 1 के साथ, सी का 2 के साथ। ये हमने इसका कार्टेशियन प्रोडक्ट बना लिया। मैंने आपको फंक्शन समझाना, उसके लिए पहले मैंने ए और बी लिए हैं, दो सेट लिए हैं, उनका कार्टेशियन प्रोडक्ट बनाया। और बाइनरी रिलेशन क्या होता है ये मैं आपको बता दूं। एनी सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी इज कॉल्ड बाइनरी रिलेशन। ये ए क्रॉस बी है कार्टेशियन प्रोडक्ट, इसका कोई भी आप सबसेट ले लें वो बाइनरी रिलेशन होगा। फॉर एग्जांपल रिलेशन ले लेते हैं R1 B एंड 1। इसी तरह एक और रिलेशन A1 एंड B2। ओके, रिलेशन 3 A1 B1 C2। एक और रिलेशन लिख लें, A1 B1 B2 एंड C2। अब इन सब रिलेशंस को हम चेक करते हैं। ए जो हमारा सेट है वो है ए बी एंड सी, एंड सेकंड सेट जो हमारा बी वो है 1 एंड 2। ये बेसिकली हमारी होती है डोमेन, और ये इसको आप रेंज भी कह सकते हैं एंड कोडोमेन भी। तो बच्चों आपने दो चीज़ें याद रखनी है, वो ये कि फर्स्ट है डोमेन इज इक्वल टू सेट ए, एंड सेकंड domain is not repeated। जो आपका रिलेशन है
वो फंक्शन है या नहीं है, ये दोनों चीज़ें आपने याद रखनी है। अब हम चेक करते हैं जो रिलेशन है ये फंक्शन है कि नहीं है। ये फर्स्ट वाला रिलेशन है बी का 1 के साथ रिलेशन। ओके, मैंने आपको बताया डोमेन इज़ इक्वल टू सेट ए, तो ये फर्स्ट कंडीशन है, ये सेटिस्फाई नहीं हो रही। जो आपकी डोमेन है वो ओनली बी आ रहा है, हालांकि डोमेन में ए बी सी तीनों होने चाहिए आपके पास, तो मीन्स के ये फंक्शन नहीं है। सेकंड वाली का चेक करते हैं। सेकंड वाली है आपकी ये वाली, ए हमारे पास ए बी एंड सी एंड बी इज़ 1 2। ये चेक करना हमने, ए का 1 के साथ, बी का 2 के साथ। ये देखें, ये भी जो रिलेशन है आपकी फ़र्स्ट कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं कर रहा कि डोमेन इज़ इक्वल टू सेट ए, क्योंकि आपके पास सी जो है इसका किसी के साथ रिलेशन नहीं बना, तो ये भी सेट नहीं है। थर्ड वाली मैं चेक करता हूँ आपके सामने इधर, ए है ए बी एंड सी। मैं बेसिकली आपको फंक्शन समझा रहा हूँ कि फंक्शन होता क्या, तो इसलिए एग्जांपल भी समझाइए। यहाँ रिलेशन है ए का 1 के साथ, बी का भी 1 के साथ एंड सी का 2 के साथ। ओके, अब हमारे पास ये है कि डोमेन इज़ इक्वल टू सेट ए, तो ये देखें डोमेन में आपके तीनों जो सेट ए के एलिमेंट्स हैं वो रिलेट कर रहे हैं। ओके, और सेकंड है डोमेन इज़ नॉट रिपीटेड, डोमेन रिपीट तो नहीं कर रही, मतलब ए का 1 के साथ बांध रहा है तो ए का 2 के साथ तो नहीं बांध रहा। मतलब कि ये देखें, इनपुट एवरी इनपुट विच एग्जैक्टली ओनली 1 आउटपुट। ठीक है, जो आपकी रेंज है या कोड डोमेन है वो डोमेन के 2 उनके साथ एलिमेंट्स के साथ बना सकता है, लेकिन एक एलिमेंट 2 दफ़ा रिपीट नहीं हो सकता। ओनली 1 आउटपुट का ये मतलब है कि ए अगर 1 के साथ रिलेशन बना रहा है तो ए 2 के साथ ना बनाए। ओके, बाकी ये हो सकता है कि ये तीनों भी अगर 1 के साथ बनाएं तो ये फंक्शन ही होगा। फंक्शन की ये डेफिनेशन है। ओके, कि आपका डोमेन इज़ इक्वल टू सेट ए एंड डोमेन इज़ नॉट रिपीटेड, ये रिपीट नहीं हो रहा कोई भी। फोर्थ वाली आपका चेक करते हैं। ए बी सी एंड बी इज़ 1 and 2। इधर आपका ए 1 के साथ, बी भी 1 के साथ, बी 2 के साथ एंड सी 2 के साथ। ये आपको क्या लगता है फंक्शन है कि नहीं है? फर्स्ट कंडीशन तो सेटिस्फाई कर रही है कि डोमेन इज़ इक्वल टू सेट ए, बट सेकंड कंडीशन डोमेन इज़ नॉट रिपीटेड। ये देखें, बी 1 के साथ भी रिलेशन बना रहा है, बी 2 के साथ भी, तो ये भी फंक्शन नहीं है। मतलब कि जो रिलेशन मैंने लिखे हैं इसमें से ओनली दिस इज़ फंक्शन। ओके, इन रिलेशन में से बस ये फंक्शन है। तो सिंपल जो डेफिनेशन है वो एक दफ़ा दोबारा आप देख लें कि एवरी इनपुट विच एग्जैक्टली ओनली 1 आउटपुट, ओके, इज़ कॉल्ड फंक्शन। ये आपकी फंक्शन की डेफिनेशन। फंक्शन के बाद हम देख लेते हैं एक्सप्लिसिट फंक्शन क्या होता है। अ फंक्शन in which dependent variable can be completely expressed in terms of independent variable। इसका क्या मतलब है कि मैं इधर एग्जांपल कुछ लिख रहा हूँ, y इज़ इक्वल टू 5x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1। ओके, ये आपका डिपेंडेंट वेरिएबल है y कैन बी कम्प्लीटली एक्सप्रेस इन टर्म्स ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल। तो डिपेंडेंट वेरिएबल जो y है इसको हम कम्प्लीटली एक्सप्रेस लिख सकते हैं इंडिपेंडेंट वेरिएबल के। ये देखें, इधर आपका इंडिपेंडेंट वेरिएबल है और डिपेंडेंट वेरिएबल है। इसी तरह और एग्जांपल कोई ले लेते हैं कि y इज़ इक्वल टू
साइन एक्स प्लस कोज एक्स, या यहाँ आप लिख लें टेन इनवर्स एक्स प्लस ई की पावर एक्स। तो इन सब एग्जांपल्स में आप देख लें कि डिपेंडेंट वेरिएबल को कम्प्लीटली एक्सप्रेस इन टर्म्स ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल लिखा है। ये सिंपल सी डेफिनेशन है आपकी एक्सप्लिसिट फंक्शन की। दूसरी आपके पास इससे मिलती जुलती है इम्प्लिसिट फंक्शन, जो इसके उल्ट है। वो क्या है? इम्प्लिसिट फंक्शन। इसमें आप डिपेंडेंट वेरिएबल को एक्सप्रेस कर सकते हैं इन टर्म्स ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल। उसमें ये चेंज है कि a function in which dependent वेरिएबल, जो आपका डिपेंडेंट वेरिएबल है उसको से y कैन नॉट बी expressed completely in terms of independent variable. फॉर एग्ज़ाम्पल, इसकी एग्ज़ाम्पल आप देख लें। एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 0। इसको आप ना डिपेंडेंट वेरिएबल को इंडिपेंडेंट वेरिएबल के टर्म में लिख सकते हैं, ना इंडिपेंडेंट को डिपेंडेंट की उसमें, ना एक्स को वाई की टर्म्स में लिख सकते हैं और इक्वेशन बना सकते हैं, ना वाई को एक्स की। अच्छा, तो स्टूडेंट्स अभी हमने फंक्शन की बात की, अब फंक्शन के बाद आते हैं लिमिट पे, लिमिट ऑफ अ फंक्शन। तो सोचने वाली बात सबसे पहले ये है कि लिमिट की ज़रूरत क्यों पेश आई। तो लिमिट की ज़रूरत क्यों पेश आई वो मैं आपको समझा देता हूँ कि फॉर एग्ज़ाम्पल कोई आपके पास फंक्शन है एक्स स्क्वायर माइनस 9 डिवाइडेड बाई एक्स माइनस 3। ओके, इसकी आपने वैल्यू फाइंड करनी है एट एक्स इज इक्वल टू 3 पे। ये आपके पास कोई फंक्शन है जिसकी आपने एक्स इज इक्वल टू 3 पे वैल्यू फाइंड करनी है। तो 3 ज़रा पुट तो करें इसके अंदर। 3 का स्क्वायर माइनस 9, 3 माइनस 3 इज इक्वल टू 0 ओवर 0। ये आपकी 0 ओवर 0 फॉर्म बन गई। या इसी तरह कोई क्वेश्चन आप लिख लें, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 3 डिवाइडेड बाय एक्स माइनस 2 एट एक्स इज इक्वल टू 2। इसकी वैल्यू फाइंड करें तो एफ ऑफ 2 आपके पास आएगा 2 का स्क्वायर माइनस 3, 2 माइनस 2 इज इक्वल टू 4 माइनस 3 बाई 0, 1 बाई 1 ओवर 0। डिनोमिनेटर में आपके पास 0 आ गया। इधर हमने इसको सॉल्व किया एट एक्स इज इक्वल टू 3 पे, तो 0 ओवर 0 फॉर्म आ गई। इस फंक्शन को आपने एक्स इज इक्वल टू 2 पे सॉल्व किया तो डिनोमिनेटर में 0 आ गया एंड समथिंग ओवर 0 इज इक्वल टू इन्फिनिटी। तो इस तरह के जब फंक्शंस आ गए तो मैं इधर से आपको समझा देता हूँ। ये देखें, ये आपके पास है 3। ओके, फंक्शन की हमने वैल्यू फाइंड करनी है। फंक्शन है एक्स स्क्वायर माइनस 9 ओवर एक्स माइनस 3। तो 3 के ऊपर तो इसकी वैल्यू नहीं आ रही है हमारे पास, 0 ओवर 0 फॉर्म आ रही है। हम कुछ छोटी वैल्यू या थोड़ी सी बड़ी वैल्यू पुट करके देख लें। फॉर एग्ज़ाम्पल 2.999 ये पुट करें आप इस क्वेश्चन में।
इसका स्केयर -9 डिवाइडेड बाय -3, इधर कहीं होगा 2.999। इसी तरह पर 3.001 आप पुट करें इसी फंक्शन के अंदर, ये आपके पास है f ऑफ 2.999 एंड दिस f ऑफ 3.001। तो ये आपके पास आएगा 0.001 का स्केयर -9 डिवाइडेड बाय 3.001 3। जब आप 3 वैल्यू पुट करते हैं इस फंक्शन में x की जगह, तो 0/0 फॉर्म आ जाती है, मतलब ये अनडिफाइंड होता है। लेकिन 2.999 ओके, इतनी आप वैल्यू पुट करें 3.001, तो इसको जब आप पुट करेंगे तो फंक्शन डिफाइंड होता है आपका 5.999। इसी तरह ये भी, तो जो फंक्शंस मतलब अनडिफाइंड थे उनको डिफाइंड करने के लिए बेसिकली लिमिट का आपका यूज़ हुआ। इसको हम लिखेंगे लिमिट x अप्रोचेस टू 3 माइनस 2.99, इसको हम लिखेंगे लिमिट x अप्रोचेस टू 3 माइनस जो लेफ़्ट साइड पे, और ये आपकी होती है लेफ़्ट हैंड लिमिट। ओके, इसी तरह जो जैसे 3 की लिमिट x अप्रोचेस टू 3 प्लस, ये आपकी होगी राइट हैंड लिमिट। जब आपने x अप्रोचेस टू 3 माइनस पे इसकी वैल्यू फाइंड की थी, वो आपके पास आई थी 5.999। x अप्रोचेस टू 3 प्लस पे मतलब 3.001 पे आपने इसकी वैल्यू फाइंड की थी 6.001। ओके, अब लिमिट की डेफिनेशन देखेंगे। लेट f बी अ फंक्शन, दिस इज फंक्शन इफ़ एज x अप्रोचेस टू a, ये आपका a है, 3 जो है, x अप्रोचेस टू a फ्रॉम बोथ लेफ्ट एंड राइट साइड, राइट साइड से भी और लेफ्ट साइड से भी अप्रोच कर रहा है। जो लेफ्ट हैंड लिमिट है x अप्रोचेस टू 3 माइनस थी आपके पास लेफ्ट हैंड लिमिट, एंड जो आपकी राइट हैंड लिमिट थी वो x अप्रोचेस टू 3 प्लस फ्रॉम लेफ्ट एंड राइट साइड, x अप्रोचेस टू a फ्रॉम बोथ लेफ्ट एंड राइट साइड ऑफ a। ओके, a आपके पास इधर 3 है। f ऑफ x अप्रोचेस अ स्पेशल नंबर l, जब आपकी लेफ़्ट और राइट साइड से अप्रोच कर रही होगी तो आपका इधर एक स्पेशल नंबर l, उसको हम कह लेते हैं 6। f ऑफ x अप्रोचेस अ स्पेशल नंबर l, f ऑफ x अप्रोचेस करेगा स्पेशल नंबर l को, इधर 6 है वो, देन l इज़ कॉल्ड द लिमिट ऑफ फंक्शन। तो जो l होगा वो लिमिट ऑफ फंक्शन होगा एज x अप्रोचेस टू a रिटन है। तो इसको हम इस तरह लिखेंगे इस क्वेश्चन को, लिमिट x अप्रोचेस टू 3 f ऑफ x इज़ इक्वल टू l इज़ इक्वल टू 6। ये आपकी लिमिट की डेफिनेशन। आज मैंने आपको इंट्रोडक्शन मतलब चैप्टर का बता दिया, फंक्शन का और लिमिट का। उम्मीद है आपको समझ आई होगी। बाकी इंसान गलतियों का पुतला है, कोई गलती हो तो आप मुझे कोई सजेशन भी देना चाहिए तो आप कमेंट्स में दे सकते हैं। नेक्स्ट लेक्चर से हम फर्स्ट एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे इंशाल्लाह, फिर मुलाकात होती है। अल्लाह हाफ़िज़।